हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम आपके गद्य खंड का जो नेक्स्ट चैप्टर था जावेद हुसैन का सांवले सपनों की याद पढ़ रहे थे, जो कि मशहूर पक्षी वैज्ञानी सालिम अली के बारे में लिखा गया है। सालिम अली के बारे में आप बहुत से बच्चे जानते होंगे, ये फिल्म भी बनी है जो आप लोगों ने देखा होगा, और आप लोग करीब करीब सभी बच्चे सालिम अली के बारे में जानते होंगे, क्योंकि बच्चों का रुझान तो ऐसे लोगों की तरफ वैसे भी होता है, आपकी पढ़ाई में भी काम आते हैं। तो आपने सालिम अली के बारे में पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा, जावेद हुसैन जी ने लिखा है वो किस तरह के पक्षी विज्ञानी थे, और उन्होंने पक्षियों की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस तरह से उनका जीवन कितना रोमांचकारी था, उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर, और उस समय भी वे जब उनकी मृत्यु हो गई, तब भी जब उनकी मृत्यु के बाद ही उनकी आंखों से उनका दूरबीन उतारा गया था, ऐसा लेखक ने बताया है हमें इस लेसन में। और लेखक ने ये एक संस्मरण डायरी शैली में लिखा है, जो कि सालिम अली की स्मृतियों पे आधारित पूरा संस्मरण है। तो आपने देखा लेखक ने जो वर्णन किया है बहुत खूबसूरत ढंग से सालिम अली के जीवन पे। तो आगे हम यहाँ तक देख चुके थे कि किस तरह से उनकी मौत के बाद ही उनकी आंखों पर चढ़ी दूरबीन उतारी गई, जो कि वो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए हमेशा अपने साथ रखते थे। तो उसके आगे आज बढ़ते हैं, उसके आगे का चैप्टर देखते हैं। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। वो उनके जैसा कोई पक्षी विज्ञानी या पक्षियों का मसीहा आप कह सकते हैं, शायद ही कोई और हो। लेकिन कभी कभी अकेले में जब वो रहते थे तो उन्हें बिना दूरबीन के भी देखा गया है। दूर छितिक तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाले उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। दूर क्षितिज यानी जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए से दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। तो वहाँ तक फैली ज़मीन, जहाँ तक हमें धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान, यानी वह क्षितिज का जो आखिरी छोर है जो हमारी निगाहों से दिखता है, उस जगह तक को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था। यानी क्षितिज तक देखने वाली उनकी निगाहों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता। यानी उनकी निगाहें वो प्रकृति से नहीं बनते थे, उनकी निगाहें स्वयं प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेती थी। यानी उनकी निगाहों का जो जादू था वो प्रकृति को अपने में समेट लेता था, अपने घेरे में कैद कर लेता था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। देखिए फिर वही बात है कि हम जो भी प्रकृति प्रेमी होते हैं, प्रकृति प्रेम करीब करीब कुछ परसेंट सबके अंदर रहता है, किसी में बहुत ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। प्रकृति प्रेम इंसान के अंदर होता ही होता है, क्योंकि प्रकृति है ही इतनी खूबसूरत चीज़ कि हम बिना उसके पकड़ में आए नहीं रह छूते नहीं रह सकते हैं उसके सौंदर्य से, तो हम उसके कायल तो हो ही जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा है लेखक कि वो उनमें से थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे, न कि वो प्रकृति के प्रभाव में आते थे। प्रकृति से इतना प्रेम था कि प्रकृति उनके प्रभाव में स्वयं आ जाती थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। उन्हें क्या लगता था, उनकी निगाह से देखने पर ऐसा लगता था कि प्रकृति में हर तरफ एक खुशनुमा रहस्य छुपा है। रहस्य ऐसा नहीं जो कोई गंभीर रहस्य हो, हंसता खेलता रहस्य, हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया प्रकृति के हर तरफ उनको नज़र आती थी। उनकी निगाह में प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया, रहस्यों से भरी दुनिया
आप भी जानते हैं कि हमारी प्रकृति, खासकर भारत की प्रकृति जो है वो रहस्यों से भरी हुई है। तो वही उनको, उनकी आँखों में वह क्षमता थी जो वो देखते थे कि प्रकृति की इस रहस्य भरी दुनिया में हर तरफ एक हंसती खेलती सी अलग सी दुनिया प्रकृति ने खड़ी की है। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। उन्हें क्या लगता था कि यह जो हंसती खिलखिलाती प्रकृति रूपी दुनिया है, उन्होंने अपने मेहनत से ही, अपने मेहनत के बल पे उन्होंने यह तैयार किया था कि जो उनको यह प्रकृति की रहस्यमयी दुनिया समझ में आती थी, उसकी रहस्य भरी बातें समझ में आती थी और उन्होंने उसे बड़ी मेहनत से स्वयं अपने लिए गढ़ा था। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उन्होंने जो प्रकृति की दुनिया खास करके अपने लिए गढ़ी थी, वो कैसी थी, उसमें मदद उसने किसने की थी, उनकी जीवन साथी तहमीना नाम था उनके जीवन साथी का। उन्होंने काफ़ी मदद की उनको इस दुनिया की कारीगरी करने में। ये जो प्रकृति की रहस्यमय दुनिया उन्होंने अपने लिए गढ़ी थी, उसको बनाने में उस दुनिया को तहमीना ने, उनके जीवन साथी ने काफ़ी मदद की। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। स्कूल के समय में वो दोनों लोग साथ ही पढ़ते थे। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक, उनका जीवन आप लोगों ने उनके बारे में सुना होगा, जानते होंगे, तो आप जानते होंगे कि कितना रोमांचकारी उनका जीवन था। रोमांचों से भरी हुई थी उनके जीवन की कहानियाँ। ढेर सारे रोमांचक अनुभव पशु पक्षियों के बारे में उनके पास थे। इतने पक्षियों का उन्होंने खोज किया, जीवन बचाया, तो वो सारे अनुभव उनके जीवन में के एक पार्ट बन के रह गए थे। तो लिख रहा है लेखक, अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक। जीवन उनका काफ़ी लंबा था। आपने भी जाना कि अगर कैंसर जैसा रोग या उम्र की थकावट न आती तो शायद वह 100 वर्ष पूरे कर लेते, लेकिन 100 वर्ष भले ही न पूरा किया हो, फिर भी उन्होंने जीवन का काफ़ी लंबा जीवन जिया और वह काफ़ी अनुभवों से भरा हुआ था उनका जीवन। तो वो ढेर सारे अनुभवों के मालिक थे सालिम अली। एक दिन केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर, आपने केरल के साइलेंट वैली को, खामोश वादी जो वहाँ बोली जाती है, उसको आपने उसके बारे में सुना होगा। केरल की में है साइलेंट वैली। उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। अर्थात वो जो साइलेंट वैली है वहाँ पे रेगिस्तान की हवा न पहुँचे। वो हमेशा प्रकृति की रक्षा के बारे में ही सोचते रहते थे, तो ये भी उनका एक प्रयास था उसी को लेकर, प्रकृति को बचाने के। तो रेगिस्तानी हवा साइलेंट वैली के झोंकों से बची रहे, साइलेंट वैली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बची रहे, यह अनुरोध लेकर वह चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उस समय चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। अर्थात चौधरी चरण सिंह को भी प्रकृति से प्रेम था। उन्हें यह पता था कि मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर क्या होगा, यह जानने के उत्सुक रहते थे। ऐसे नेताओं में से थे वो। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, पर्यावरण से संभावित यानी आने वाले समय में क्या खतरा पर्यावरण को है या पर्यावरण से है खतरा, उसका जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, तो उससे उनकी आंखें भी नम हो गई। चौधरी चरण सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, जब सालिम अली ने उनके सामने पर्यावरण से भविष्य में होने वाले खतरे से उनको आगाह कराया या उस चीज़ का पूरा रेखा चित्र उनके सामने प्रस्तुत किया, तो चौधरी चरण सिंह की आंखें भर आई, उनकी आंखें नम हो गईं। आज सालिम अली नहीं है, आप लोग भी जानते हैं सालिम अली मर चुके हैं। चौधरी साहब भी नहीं हैं, चौधरी चरण सिंह भी अब नहीं है। कौन बचा है जो अब सूंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा।
लेखक कह रहा है कि आज न सालिम अली हैं न वह ऐसे लोगों की बातों को सुनने वाले, उनको की बातों पर इतना गौर फरमाने वाले कि प्रकृति की चिंता को लेकर जिसकी आंखें नम हो जाए, ऐसे चौधरी चरण जी भी अब नहीं हैं यहाँ पे। तो कौन बचा है हमारे यहाँ, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर, सोंधी माटी अर्थात जब एक मिट्टी में जो साफ़ सुथरी मिट्टी होती है उस पर जब पानी की बूंद पड़ती है तो उससे जो खुशबू उठती है उसको सोंधा, उसे खुशबू उठती है उसको सोंधी खुशबू कहते हैं। तो उस मिट्टी को उस समय जो सोंधी हो जाती है, जब पहली बूंद पड़ती है उस पर, सूखी हुई मिट्टी पे, उस पर उगी फसलों के बीच, तो उस सोंधी मिट्टी पर जो सूखी मिट्टी है उस पर जब पानी की पहली बूंद पड़ती है और उसमें से जो सोंधी महक उठती है, उस पर जो फसलें उगती हैं, उन फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प कौन लेगा। उसके बीच में एक नए भारत का निर्माण करने का या नए भारत को निर्मित करने की नींव रखने का संकल्प अब कौन लेगा, क्यों, जबकि सालिम अली और चौधरी चरण सिंह दोनों नहीं हैं। तो कौन बचा जो ऐसा संकल्प लेगा। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक के साथ साथ पक्षियों के बहुत हिमायती, उनके संरक्षण के समर्थक और उनके प्रति पूरे समर्पित व्यक्ति थे। आप भी जानते हैं, तो आगे भी आपने, जो लोग नहीं जानते रहे होंगे, चैप्टर में पढ़े कि वो पक्षियों की हिफाजत के प्रति कितने समर्पित थे। तो वही लेखक लिख रहा है, कौन अब बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों, यानी ऐसे पक्षी जो हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहते हैं, उन पक्षियों की वकालत अब कौन करेगा। उनकी सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार से लड़ना या सरकार से बातें करना अब वो कौन करेगा। अब ऐसा कोई नहीं बचा है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। उनकी आत्मकथा का, उन्होंने आत्मकथा लिखा था, जबकि आत्मकथा में उनका नाम क्या था, फॉल ऑफ ए स्पैरो, एक गौरैया का गिरना, ये उनकी आत्मकथा का नाम था। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। D.H. लॉरेंस जो थे, ये भी एक लेखक थे और इन्होंने पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखा है और वो चाहते थे कि दुनिया एक बार फिर से प्रकृति की ओर लौटे। उनका मानना था कि हमें प्रकृति की तरफ लौटना चाहिए। तो वो भी सालिम अली की तरह प्रकृति के पुजारी, प्रकृति के प्रेमी थे और पक्षियों पर उन्होंने भी बहुत से लेख और कविताएं लिखी हैं। उनके बारे में लेखक लिख रहा है कि मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, तो D.H. लॉरेंस की पत्नी थी फ्रीडा लॉरेंस, लोगों ने उनसे अनुरोध किया था, लोगों ने उनसे कहा कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। जब D.H. लॉरेंस की मौत हो गई थी तो लोग उनसे जब मिलने गए, उनकी पत्नी से लोगों ने तमाम अनुरोध किया है कि इतनी महान हस्ती थी, इतने बड़े लेखक थे, आप उनके बारे में कुछ लिखिए। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी। ऐसे जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके जीवन में तमाम अनुभव, तमाम कहानियाँ ऐसी होती हैं कि कोई भी उनके बारे में सरलता से बहुत कुछ लिख सकता है। तो फ्रीडा तो उनके साथ रही थी, वो चाहती तो बहुत कुछ लॉरेंस जी के बारे में लिख सकती थी लॉरेंस, लेकिन उन्होंने क्या कहा, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मेरे लिए असंभव है कि मैं लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिख पाऊँ। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अर्थात उनका पक्षियों से इतना लगाव था कि उनकी पत्नी ने उनके मरने के बाद ये कहा कि मुझे लगता है कि जो मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया है वह उनके बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा बहुत सारी बातें उनके बारे में जानती होगी, मुझे उतना नहीं पता होगा जितना वह
जानती होगी। डी.एच. लॉरेंस के बारे में कहने का तात्पर्य है कि उन्हें अपने पक्षियों से, अपने इस पक्षी जगत से फुर्सत कहाँ थी कि वो दूसरे उनके बारे में जान पाएँ। वो पक्षियों के बारे में इतना जानते थे, पक्षियों से उनका इतना लगाव था, इतना उनके बीच रहते थे कि शायद वो पक्षी उनके बारे में मुझसे कहीं ज़्यादा जानते होंगे या बहुत ज़्यादा जानते होंगे। फिर आगे कहती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वही बात कि मुझसे बहुत ज़्यादा तो ये गौरैया जानती होगी। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर वो बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। कहती हैं फ्रीडा कि वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। किसके बारे में कहती हैं? लॉरेंस के बारे में कहती हैं कि वो इतने खुले विचारों वाले और सादे स्वभाव के आदमी थे डी.एच. लॉरेंस, कि मुमकिन है, मतलब संभव है कि लॉरेंस मेरी रगों में, यानी मेरे खून में उनका जो स्नेह है, उनका व्यक्तित्व है, मेरे खून में, रगों में खून भरकर दौड़ता हो, मेरी हड्डियों में समाया हो, मेरी हड्डियों में हो, नस नस में हो। लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अनुभव को शब्दों का जामा पहनाना। लेकिन मेरे लिए फिर भी वो मेरे अंदर भले ही रचा बसा हो, लेकिन उसके बारे में, उसके अनुभवों के बारे में शब्दों में लिखना या उनके बारे में लिखना, शब्दों का जामा पहनाना या उनके बारे में लिखना, ये मेरे लिए बहुत कठिन है। ये मैं नहीं कर पाऊँगी। भले ही उनके आद में मेरा रोम रोम डूबा हुआ हो, वो मेरे नस नस में समाये हों, लेकिन उनके अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना या उनके बारे में कुछ भी लिखना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। और मुझे यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में नहीं, बल्कि वो उस गौरैया उसको इतना जानती होगी कि उसके साथ साथ उसे मेरे बारे में या हम दोनों के बारे में भी मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। वह गौरैया हम उनके बारे में, लॉरेंस के बारे में या हम दोनों के संबंधों के बारे में, हम दोनों के बारे में या मेरे बारे में भी, क्योंकि उनके संपर्क में मैं भी थी और वो भी थी, वो मुझसे कहीं ज़्यादा उस गौरैया को जानकारी होगी। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। अब लेखक फिर यहाँ से लॉरेंस का यहाँ से कथन ख़त्म होता है और सालिम अली के पास आ जाते हैं। डी.एच. लॉरेंस के बारे में जो अभी लेखक ने एक पैरा लिखा, उसके आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं सालिम अली के बारे में, जिन पे ये संस्मरण है कि जटिल प्राणियों के लिए, जो कठिन व्यक्ति हैं, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। अर्थात जटिल प्राणियों के लिए जो सहज नहीं है, सहजता से हर बात को नहीं स्वीकार कर सकते, उनके लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। अबूझ पहेली जो होती है, जिसको हम कभी समझ नहीं पाते हैं, तो वही पहेली वो बने रहेंगे। उनके बारे में वो कभी समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे। बचपन के दिनों में, यानी सालिम अली जब छोटे थे, उनके एयरगन से घायल होकर गिरने वाली, जब सालिम अली छोटे थे, उनका बचपना था, तो उन्होंने एयरगन चलाया था और उससे घायल होकर एक गौरैया गिर गई थी। कैसे गौरैया थी? घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया। वो जो गौरैया गिरी थी उनके एयरगन से घायल होकर, वो कैसी थी? उसका कंठ नीला था। सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वह गौरैया जो उनके एयरगन से घायल हुई, उनके सामने गिरी, उससे वो इतना प्रेरित हुए कि उसी समय से वह पक्षी जगत से उनका ऐसा लगाव हुआ कि उसी को लेकर वो पक्षियों की दुनिया में ही खो गए और लास्ट में पक्षी विज्ञानी बने और पक्षियों के लिए उनका समर्पण लास्ट तक, आखिरी समय तक चलता रहा। तो वही कह रहा है कि उनके एयरगन से घायल होकर उनके बचपन के समय में
गिरने वाली वह छोटी सी नीले कंठ वाली गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। वह उनकी प्रेरणा बनी। वह जो नीले कंठ वाली छोटी सी गौरैया थी जो उनके एयरगन से घायल हुई, वह उनकी प्रेरणा बनी और आजीवन वह उन्हें पक्षी जगत की खोज की नए नए रास्तों पर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। जो जीवन के कितना भी ऊंचा पड़ाव आया हो, जहाँ से नीचे देखना काफ़ी कठिन हुआ हो, ऐसे समय में भी उनका विश्वास कभी डगमगाया नहीं। वो पूरे उत्साह के साथ अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहते थे। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। अभी आपने लॉरेंस के बारे में पढ़ा, डी.एस. लॉरेंस के बारे में, जैसे वह प्रकृति को जीवन मानते थे और मनुष्य को प्रकृति की तरफ लौटने के लिए कहते थे, वो भी उसी तरह सालिम अली भी नैसर्गिक ज़िंदगी के प्रतिरूप बन गए। जैसे कोई प्राकृतिक जीवन जीने की एक प्रतिमूर्ति हो, उसी तरह वो भी प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब ही होता है प्राकृतिक ज़िंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो सालिम अली थे वह प्रकृति की दुनिया जो है उसमें कोई मान लीजिए प्रकृति की दुनिया, टापू आप जानते होंगे, समुद्र के बीच में एक ऊंचा स्थान जो होता है, चारों तरफ समुद्रों से घिरा हुआ। तो वह टापू बनने की बजाय टापू नहीं बने थे, बल्कि क्या बने, वो अथाह सागर बनकर उभरे। अथाह सागर यानी जिस सागर का कोई थाह नहीं होता, उसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई सागर की सीमा को न नाप पाया है, न उसकी गहराई को नाप पाया है, तो उसी अथाह जिसका कोई थाह न हो, वो अथाह सागर टापू जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा तो होता है, लेकिन वो देखा जा सकता है, उसकी लंबाई चौड़ाई दूरी समझ में आती है। तो वो टापू वो नहीं थे, बल्कि वो एक अथाह सागर बनकर उभरे थे प्रकृति की दुनिया में। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित थे, भ्रमणशील स्वभाव यानी वह हमेशा घूमते रहने वाले व्यक्ति। आपने शुरू में चैप्टर के आरंभ में ही पढ़ा कि लंबी यात्राओं से थककर, तो वो उनका जीवन यात्राओं में ही बीता। लंबी यात्राओं से थकने का मतलब है वो यात्रा करते करते ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। तो उनका स्वभाव कैसा था, भ्रमणशील, घूमते रहते थे। घूमते क्यों रहते थे, नए नए पक्षियों की खोज करना, उनके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उनके दुखों को दूर करना उनका स्वभाव था। और जो लोग इससे परिचित थे, उनकी इस घुमक्कड़ी प्रवृत्ति से, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं। जो लोग उनके स्वभाव से परिचित थे, कभी भी कहीं भी निकल जाते थे किसी पक्षी की खोज में, तो जो लोग उनके बारे में नज़दीक से जानते हैं, उनके स्वभाव से परिचित थे, वो लोग, उन लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वो आज भी किसी पक्षी की खोज में, किसी पक्षी के सुराग में निकले होंगे, कहीं कोई पक्षी की खोज में होंगे इतने दिन से जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। उनके जो भ्रमण के बाद जो उनके खोज का उद्देश्य होता था, वो जहाँ भी निकलते थे अपने उद्देश्य को लेकर, तो उसके नतीजों के, उसके परिणाम के साथ लौटते थे, बिना परिणाम हासिल किए नहीं लौटते थे। तो लेखक कह रहा है कि जो उनके परिचित हैं, जो उनके स्वभाव से परिचित लोग हैं, भ्रमणशील यानी वो भ्रमण क्यों करते थे उसको जो लोग जानते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आज भी वो जो अंतिम यात्रा पे चले गए, तो अपनी अंतिम यात्रा पे नहीं, बल्कि किसी ऐसे ही पक्षी की खोज में, किसी पक्षियों के झुंड के या पक्षी के खोज में निकले हैं कि उसके सुराग में, और अभी वह अपने गले में लंबी सी दूरबीन लटकाए, जैसा आपने पढ़ा कि मरने के बाद उनकी आंखों से उनका दूरबीन हटाया गया था, लटकाए, और उस नतीजे के साथ जिसके खोज में निकले होंगे, उसके नतीजे के साथ अभी वह लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? जब तक वो लौट कर आते नहीं, तो क्या यह मान लिया जाए कि वो चले गए हैं? इसीलिए लेखक ने श्री कृष्ण की उपमा दी है कि श्री कृष्ण की लीला को युगों बीत गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है
कि वृंदावन में जाने पर कि अभी कहीं से कृष्ण आएंगे और उनकी बंसी की मधुर ध्वनि पूरे वृंदावन पर छा जाएगी, वातावरण को संगीतमय बना देगी। उसी तरह से लेखक ने सालिम अली को प्राकृतिक जगत का एक अभिन्न हिस्सा मानते हुए लिखा है कि जब तक वो लौट कर नहीं आते या उनके रूप में कोई भी नहीं ऐसा आता है, तो क्या मान लिया जाए कि सालिम अली इस दुनिया को, इस प्रकृति को छोड़कर चले गए हैं। मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। लेखक को पूर्ण विश्वास है और वह सालिम अली से मानो कह रहा है कि मेरी आंखें अभी भी तुम्हारी याद में नम हैं, तुम लौटोगे कि नहीं लौटोगे। उसी लेखक को पूरा विश्वास है कि सालिम अली लौटेंगे। सालिम अली अपने उस रूप में नहीं तो किसी और रूप में लौटेंगे। यही लेखक के आखिरी लाइन का अर्थ है, भाव है, सालिम अली तुम लौटोगे ना। कि सालिम अली मेरी आंखें अभी भी तुम्हारे याद में नम है, तो तुम आओगे ना, यानी अवश्य आओगे। तुम कहने का भाव है कि तुम अवश्य आओगे, मेरी आंखें अभी भी तुम्हारे लिए नम है, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे याद में, जो तुम इस प्रकृति को, इस दुनिया को छोड़कर चले गए हो। तो आपने सालिम अली के बारे में पढ़ लिया, आप इसको एक बार रिपीट करिएगा और जो भी आपको जानकारी और भी होगी सालिम अली के बारे में, अगर आपने उनकी वो फिल्म देखी होगी तो भी आपको और कुछ जानकारियाँ होंगी, तो आप उससे इस चैप्टर को मैच करिएगा, देखिएगा सत्यता क्या है। और ये एक संस्मरण है, डायरी शैली में लिखा गया है, जो कि जाबिर हुसैन ने लिखा है। सालिम अली के मृत्यु के बाद वो काफ़ी दुखी हुए थे और उनकी स्मृतियों ने उन्हें झंझोड़ दिया था, और अपनी दुख को उन्होंने इस संस्मरण में व्यक्त किया है। अपनी दुखी स्मृतियों को, जो कि सालिम अली के मरने के बाद जो उनका कष्ट था, उसको उन्होंने इसमें व्यक्त किया है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, सांवले सपनों की याद। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न उत्तर हो जाएगा आपका। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।